दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है वेस्ट वाटर स्टोरी। यानी कि जो हमारा वेस्ट वाटर होता है हम उसको कहाँ कहाँ कैसे लेके जाते हैं और कैसे उसके साथ सब कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और समझते हैं। तो यहाँ पे आपको कहता है ऑल ऑफ अस यूज़ वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी। कहते हैं कि हम सभी लोग डेली के डेली अपने पानी को घर पे यूज़ करते हैं और उसको गंदा कर देते हैं। डर्टी आर यू सरप्राइज्ड, तभी आप कह रहे हो कि डर्टी शब्द को सुन के आप सरप्राइज यहाँ पे जरूर हुए होंगे। रिच इन लेदर मिक्सड विद ऑयल ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम द सिंक्स शावर्स टॉयलेट लॉन्ड्रीज इज़ डर्टी। अब यहाँ पे आपको बताता है डर्टी का मतलब कि भाई जो हमारा पानी होता है उसके अंदर लेदर मिक्स हो जाता है, साथ में आपका ऑयल मिक्स हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी चली जाती हैं। जो पानी आपका सिंक के अंदर जाता है, टॉयलेट के अंदर जाता है, जो लॉन्ड्री से आपका पानी बाहर निकलता है, वो सभी पानी आपका कैसा होता है, डर्टी पानी होता है। इट इज़ कॉल्ड दी वेस्ट वाटर, और उसको हम वेस्ट वाटर भी हमारा बोलते हैं। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि भाई जो हमारा वेस्ट वाटर है वो क्या चीज़ होती है, या फिर डर्टी पानी हमारी क्या चीज़ होती है। दिस इज़ यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। और हमें यहाँ पे ये बात बताता है कि ये हमारा जो यूज़ किया हुआ पानी है ना, ये हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पोल्यूटेंट्स। हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर से जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं उनको पहले ही रिमूव कर देना चाहिए। हैव यू एवर थॉट वेयर दी वेस्ट वाटर गोज़ एंड वट हैपन टू इट। क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि भाई जो आपका वेस्ट पानी होता है वो कहाँ पे जाता है और उसके साथ में क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पे होती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सोचा तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम इसी सब को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वाटर अवर लाइफ लाइन, कि जो पानी है वो हमारी लाइफ लाइन है और कैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि जो भी साफ़ सुथरा पानी होता है ना वो सबसे ज़रूरी नीड है हम सभी लोगों की। लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ द मैनी यूजेस ऑफ द क्लीन वाटर। तो चलो एक माइंड मैप बनाते हैं हमारे क्लीन वाटर का जो हम यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे शो कर रखा है, देखो जो आपका क्लीन वाटर है उसका यूज़ करते हैं हम किसके लिए, पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, और भी बहुत सारे यूज़ रहते हैं हमारा वॉशिंग के लिए। और इन दोनों बॉक्सेस को आप खुद से फिल करने की कोशिश करना, ठीक है। वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ द क्लीन वाटर, यू हैव ऐड मैनी मोर। कह रहा है कि हमने एक एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पे दे दिया है, बाकी के 3 आपको खुद से फिल करने हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ पे एक फिल और कर दिया है, 2 को आप खुद से फिल करना, ओके। क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा क्लीन वाटर होता है ना, जो बिल्कुल हमारा पीने के लिए अच्छा रहता है, वो हम सभी लोगों के पास में अवेलेबल नहीं होता। यानी कि अगर आप हमारे इंडिया का ही एग्जाम्पल लो तो कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे हमें बहुत कम पानी पीने को मिलता है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पानी पीने को मिलता है। इट हैज़ बिन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ आवर फेलो ह्यूमन बींग्स हैव नो एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि भाई हमारे 1 बिलियन से भी ज़्यादा जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनके पास क्या नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है। अब आप 1 बिलियन सोच सकते हो कितना बड़ा नंबर आपका यहाँ पे रहता है। दिस अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़ एंड इवन डेथ। और यहीं आपको बताते हैं कि इसी कारण से क्या होता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे हमारे पानी से रिलेटेड हमारी बीमारियां फैल जाती हैं, और साथ में बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो जाती है। वुमेन एंड गर्ल्स वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर टू कलेक्ट क्लीन वाटर एज यू हैव रीड इन द चैप्टर नंबर 16। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आपने चैप्टर नंबर 16 के अंदर स्टडी भी किया था कि जो हमारी वुमेन्स रहती हैं और जो हमारी गर्ल्स रहती है, फिर वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक ट्रैवल करती हैं पानी को लेके आने के लिए। इज़ इट नॉट अ सीरियस मैटर ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी। क्या कोई ये एक आपका सीरियस मैटर नहीं बनता आपकी ह्यूमन डिग्निटी को लेके? तो आप सोचो यार इस बारे में एक बार। बाकी चलो अब आगे चलते हैं। तो आगे आपको बताता है
You have studied in chapter 16 about the increasing scarcity of fresh water due to the population growth, pollution, industrial development, mismanagement and the other factors। अब कहते हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर 16 था वहाँ पे आपने इन सभी बातों को समझा था कि भाई जो आपका पानी रहता है कि वो आपकी कैसे उसकी जो कमी बढ़ती जा रही है। कैसे कमी बढ़ रही है? क्योंकि आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, मिसमैनेजमेंट हो रही है। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं और अगर आपने नहीं किया तो भाई आप हमारे चैप्टर नंबर 16 की वीडियो को जरूर से देख लेना। अब कहता है रियलाइजिंग द urgency of the situation on the World Water Day on 22nd March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005-15 as an international decade for action on the water for life। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा पानी है ना उसकी ज़रूरत को समझते हुए जो हमारी जो जनरल असेंबली की हमारी ये जो रहती है ना आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था आपके 22 मार्च 2005 को आपका जो यूनाइटेड नेशनल प्रोक्लेमेशन था पीरियड उसको 2005 से लेके 15 के बीच में रखा था। और इस जो आपका ये था ना इसको हमारा वाटर फॉर लाइफ हमारा मतलब कि इसको पूरा डिकेड मनाया गया था। और यहाँ पे पूरी केयर रखी गई थी कि भाई हम सभी लोगों तक पानी पहुँचा पाएँ और जिन लोगों के पास अभी पानी पीने को नहीं है तो हम उनके पास भी पानी को पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ऑल एफर्ट मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाय द हाफ नंबर ऑफ द पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और कह रहा है कि भाई इस टाइम पे क्या कोशिश की गई थी हमारे पूरे वर्ल्ड के साथ में मिलके कि भाई हम इन जो ये हमारे नंबर है ना 1 बिलियन यानी कि जो 1 बिलियन लोगों के पास पानी नहीं है इसको हम बिल्कुल आधा कर दें। ठीक है, तो अब आगे कहते हैं देयर हैज़ बीन परसेप्टिबली प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ द एम बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ अचीव। कहते हैं कि भाई जो हमारा ये डायरेक्शन थी ना कि भाई हम इस नंबर को आधा कर दें इसमें हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया इन एक पूरे डिकेड में यानी कि 2005 से लेकर 15 तक, बट हम अभी भी इस नंबर को नहीं अचीव कर पाए हैं। Cleaning of water is a process of removing pollutants before it enters a water body or it reuse। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो हमारा पानी है ना उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है उसको पहले उसके किसी वाटर बॉडी के अंदर होने से पहले और साथ में अगर हम उसको रीयूज़ भी करना चाहते हैं तो उससे भी पहले। दिस प्रोसेस ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नोन एज द सीवेज ट्रीटमेंट। और कहते हैं कि जो हमारा वेस्ट पानी के ट्रीटमेंट की हमारी ये जो टेक्निक रहती है या फिर कोई भी प्रोसेस रहती है इसको हम क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब इस वर्ड को भी यहाँ पे रिमेंबर रखना, क्या वर्ड है? सीवेज ट्रीटमेंट। इट टेक प्लेस इन दिस सेवरल स्टेजेस। और यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारी ये प्रोसेस है या फिर टेक्निक है ये बहुत सारी हमारी जो वो रहती है ना प्रोसेस उनके अंदर काम करती है और उनके मतलब कॉम्बिनेशन में ये वर्क करती है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ सीवेज। तो यही बात एक कॉमन बात थी और बच्चों के माइंड में आनी भी थी कि भाई जो सीवेज है वो क्या होता है। तो चलो आपको पहले सीवेज को एक्सप्लेन करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यार यहाँ पे आप सभी को कहते हैं सीवेज इज़ अ वेस्ट वाटर रिलेटेड बाय द होम्स, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, ऑफिसेज एंड द अदर यूज़र्स। कहते हैं कि जो हमारा सीवेज होता है ना वो क्या होता है? वो हमारा वेस्ट वाटर होता है जो कि हमारा निकलता है हमारे घरों से, हमारी फैक्ट्रियों से, हमारे हॉस्पिटल से और जो हमारे ऑफिसेज वगैरह होती हैं वहाँ से। इट ऑल्सो इंक्लूड द रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ हैवी रेन। और कहते हैं कि इसके अंदर हमारा जो बारिश का पानी होता है वो भी इंक्लूड होता है जो कि बारिश के टाइम में ऐसे ही आपका हमारी जो सड़कें होती हैं वहाँ पे फैल जाता है और उसके बाद वो आपका यहाँ पे सीवर वगैरह के अंदर चला जाता है। द वाटर दैट वॉशेज ऑफ द रोड्स एंड द रूफ टॉप्स कैरिड हार्मफुल सब्सटेंस विद इट। और यहाँ पे बताता है कि जो पानी हमारी छतों को धोता है हमारी छतों के ऊपर जब गिरता है जब बारिश आती है और जो हमारे रोड्स जो हमारी सड़कें होती हैं उनको भी धोता है, तो ये जो सभी पानी रहता है ये हमारा बहुत अपने साथ हार्मफुल सब्सटेंस को कैरी करता है। सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट, मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर विच हैज़ डिजोल्व्ड एंड द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका सीवेज होता है ना बेसिकली वो आपका वाटर ही रहती है, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वही रहता है, बट इसके अंदर हमारे बहुत सारे सब्सटेंस और इम्प्योरिटी रहती हैं वो भी डिजोल्व रहती हैं। ठीक
ठीक है। तो चलो अब हम स्टडी करते हैं हमारी एक्टिविटी 18.2 को, इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे समझने के लिए। तो आपको कहता है लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम। आप एक ऐसी ड्रेन को यानी कि आप एक ऐसी जगह को ढूंढो जहाँ पे आपको पता है कि आपके होम का जो गंदा पानी जाता है ना आपके सीवेज वगैरह में, वहाँ पे ऐसा सीवेज का मतलब कि लोकेशन ढूंढो जहाँ पे आपको दिखे कि भाई यहाँ पे ये जो हमारी नाली जा रही है या फिर कुछ भी जा रहा है ये ओपन है, ठीक है। उस ओपन को ढूंढना है आपको। स्कूल और ऑन द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। और आप कहीं स्कूल में भी ढूंढ सकते हैं अपनी इस चीज़ को, या फिर रोड के साइड में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे संभल के जरूर जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बुरे बुरे मच्छर भी हो सकते हैं जो आपको बीमारियाँ फैला सकते हैं। तो आप थोड़ा संभल के जाना, सॉरी। और वहाँ पे जाने के बाद आप देखना कि भाई जो यहाँ से पानी जा रहा है वो किस टाइप का है। रिकॉर्ड कलर, ओडोर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशंस। बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है अपनी नोटबुक के अंदर कि भाई कैसा इसका कलर यहाँ पे है और कैसी इसकी स्मेल आपको आ रही है, और भी जो भी कुछ आपको वहाँ पे समझ में आता है उसको फटाफट से राइट डाउन कर लेना। अब कहता है डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल। उसके बाद आपको ये सभी बातें अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ में डिस्कस करनी है और इस टेबल को फटाफट से यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। तो अब आप इस टेबल को खुद से भर सकती हैं, जो कि आपने खुद से एक सर्वे किया होगा आपके खराब पानी का, ठीक है। वी नो दैट सीवेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ न्यूट्रिएंट्स। और यहाँ पे आपको बताते हैं कि अब इस बात को देख के हम इस बात को जान चुके हैं कि भाई जो हमारा सीवेज रहता है ना वो एक हमारा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गए, ये सभी की सभी इम्प्योरिटीज़ क्या है, मिक्स हैं। और साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी मिक्स होते हैं। उसके बाद हमारे जो सेप्रोट्रोपिक होते हैं और डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया जो आपके होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया आपकी हमें बीमारियां फैला सकती हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ में वहाँ पे आपकी मिक्स होती हैं, ठीक है। तो अब आगे कहता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो हमारी होती हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं। उसके अंदर आपकी रहती हैं भाई जो हमारा ह्यूमन फेसिस हो गया, साथ में यार एनिमल वेस्ट हो गया हमारा, फिर ऑयल हो गया, यूरिया हो गया। अब यूरिया आपको पता होगा हमारा यूरिन होता है। साथ में हमारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, फिर उसके बाद हमारे हर्बिसाइड्स होते हैं, फिर फ्रूट्स हो गई, हमारी जो वेजिटेबल्स हो गई, इनका जो हमारा आपको पता है छिलका वगैरह उतार देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो सभी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। या फिर इनकी और भी बहुत सारी हमारी वेस्ट चीज़ होती है वो भी इंक्लूड होती है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी की। तो यार इसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है जो हमारे नाइट्रेट हो गए, हमारे फॉस्फेट हो गए और हमारे मेटल्स हो गए। उसके बाद अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपका इंक्लूड होता है फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ठीक है। बैक्टीरिया में होता है सच एज विच कोज क्लोरा एंड टाइफाइड। आपके वो वाले इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं इंक्लूड होते हैं जो कि आपको कोलेरा या फिर आपके टाइफाइड जैसी बीमारियां कर सकती हैं। अदर माइक्रोब्स सच एज विच कोज डाइसेंट्री। और भी बहुत सारे आपके माइक्रोब्स यहाँ पे हो सकते हैं जो कि आपको डाइसेंट्री जैसी बीमारियां भी फैला सकती हैं। तो यार यहाँ पे आपको कैसे बच के रहना चाहिए, तभी मैं आपको बता रहा था यहाँ पे आपके मच्छर वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर फ्रेशनेस अप एन इवेंटफुल जर्नी की। जो आपका पानी होता है ना, ये जो आपका वेस्ट वाटर होता है, इसको अगेन से फ्रेश करने की कोशिश करना, ये एक बहुत कमाल की आपकी जर्नी रहती है, रास्ता रहता है। तो चलो एक बार इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो कहता है इन अ होम और अ पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स बीइंग क्लीन्ड वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप्स टेक इट अवे वेस्ट वाटर। अब यहाँ पे कहता है कि आपकी कोई भी बिल्डिंग हुई, आपका घर हुआ या फिर आपका ऑफिस हुआ या फिर आपका स्कूल हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी एक पाइप तो आपका साफ पानी लेके आती है और दूसरी पाइप आपका जो वेस्ट पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसको लेके जाती है, ठीक है। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड and we could see a network of big and small pipes called the sewers। और कहते हैं कि भाई आपने जो आपका ग्राउंड रहता है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पाइप्स का नेटवर्क भी देखा होगा जिसको आप कहते हैं सीवर्स। और कहते हैं फॉर्मिंग दी सीवरेज, जो कि आपका क्या बनाता है, पूरा का पूरा नेटवर्क मिलके सीवरेज बना देता है। इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरी सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल दैट अ ट्रीटमेंट प्लांट। अब यहाँ पे बताता है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक ट्रैफिक की तरह भी कह सकते हैं, जो कि क्या करता है हमारा गंदा पानी होता है उसको हमारे घर से लेके जाता है और कहाँ तक पहुँचा देता है, जहाँ पे हम इसको अगेन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे कहते हैं मैन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन दी सीवरेज।
कि जो हमारा सीवरेज सिस्टम रहता है ना, वहाँ पे आपको पता है कि हम मैन होल्स बनाते हैं ताकि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसको साफ़ वगैरह कर पाएँ। तो उसकी जो डिस्टेंस रहती है हमारी हर 50 मीटर पे रहती है या फिर 60 मीटर पे रहती है। एट द जंक्शन ऑफ द टू और मोर सीवर्स एट अ पॉइंट वेयर देयर इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन। और यहाँ पे कहते हैं कि हम वहाँ पे भी बनाते हैं अपने मेन होल को जहाँ पे कोई डायरेक्शन में चेंज आता है हमारे सीवर की पाइप का, या फिर अगर मान लो आप कोई मतलब कि ऐसा कोई चौराहा टाइप भी आपका रहता है तो ठीक है, वहाँ पे भी बनाना आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलो अब आगे समझते हैं हमारी एक्टिविटी 18.3 को। तो यहाँ पे कहते हैं स्टडी दी सीवेज रूट इन योर होम स्कूल बिल्डिंग, डू दी फॉलोइंग। अब कह रहा है कि जो आपका घर है या फिर आपके स्कूल में जहाँ कहीं भी आपने सीवरेज सिस्टम को अच्छी तरीके से देखा है तो आप वहाँ पे जाओ और देखो, स्टडी करो उस सिस्टम को और फिर इन क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर दो। और आप इन सभी चीज़ों को पहले करके देखना, आंसर बाद में देना। अब कहता है सबसे पहले आप क्या करो, मेक अ डायग्राम ऑफ द सीवरेज रूट, कि जो आपका सीवरेज का रूट है उसका आप एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ऐसे ही आप कोई रफली डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हैं, आपको कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाना है। अब कह रहा है वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स, कि जो आपके अगर आप मानो आप किसी सड़क का करें तो भाई सड़क के ऊपर थोड़ा घूम के देख लो, अगर आप किसी कैंपस का करें तो कैंपस में घूम के देखो और देखो कितने ज़्यादा मैन होल्स वहाँ पे बना रखे हैं, यानी कि उनका जो नंबर है वो बेसिकली क्या है। If possible, observe open drain and record with which living organisms are found in and around it। और अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है तो आप देखो कि उस ड्रेन को अगर आप ओपन कर सकते हो तो एक बार ओपन करके देख लो, या फिर आप वैसे भी देख लो कि भाई जो इसके आसपास आपके किस टाइप के आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। अब कहता है इन केस यू डू नॉट हैव अ सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ सीवरेज इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। अब कहते हैं कि भाई मानो आपके यहाँ पे लोकेलिटी के अंदर कोई भी सीवरेज सिस्टम नहीं है तो आप एक ऐसी लोकेशन ढूंढ लो अपने आसपास जहाँ पे क्या होता हो, आपके सीवर का पानी आता हो, उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता हो। ठीक है, तो चलो अब इसी बात को हम भी समझ लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर, की जो हमारा गंदा पानी आता है हम उसको साफ़ कैसे कर सकते हैं। अब कहता है परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब हम पहले इस एक्टिविटी को समझेंगे, उसके बाद हम इस चीज़ को समझेंगे ताकि हमें ये समझ में आ पाए इस एक्टिविटी की हेल्प से कि हम जो हमारा पानी होता है उसको कैसे ट्रीटमेंट में यहाँ पे लेके आते हैं। तो यार अब इस एक्टिविटी के अंदर आपको कहता है डिवाइड योर सेल्फ इनटू ग्रुप्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस एट सच स्टेजेस। अब कहते हैं कि जो अगर आप कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हो इस बात को तो आप अपने आप को कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दो और इस एक्टिविटी को आप अलग अलग करने की कोशिश करो। जैसे कि फिल अ लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर, एड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर सच एज द ग्रास पीसीज और द ऑरेंज पील्स, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द डिटर्जेंट एंड अ few drops of the ink and or any color। कहते हैं कि सबसे पहले आप एक काम करो, एक बहुत बड़ा जैसे ग्लास का जार टाइप ले लो, उसके अंदर आपको क्या करना है, इसको मतलब कि आपको इतना पानी से भर देना है, यानी कि 3/4 आपको इसको पानी से भर देना है। उसके बाद भरने के बाद आप इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करो, जैसे कि हो गई आपकी घास वगैरह हो गई, घास फूस हो गया साथ में। उसके बाद अब इसके अंदर जो आपका डिटर्जेंट होता है यानी कि जो आपका सर्फ वगैरह रहता है पानी धोने के लिए वो भी डाल सकती हैं। साथ में आप इसके अंदर कुछ जो आपकी ड्रॉप होती है आपकी इंक की वो भी डाल देना। ठीक है, अब कहता है कैप दी जार, तो मतलब कि आप जो आपका जार है इसका ढक्कन को बंद कर दो। उसके बाद शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर द 2 days। आपको उसके ढक्कन को बंद करना है, उसके बाद इसको अच्छे से हिलाना है और हिलाने के बाद आपको इसको 2 दिन के लिए सन के अंदर क्या कर देना है, छोड़ देना है, यानी कि बाहर धूप में इसको रख देना है। आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर एंड पावर अ small sample into the test tube, label the test tube before treatment samples, हाउ डज़ इट स्मेल। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका ये सैंपल हमारे जार के अंदर था इसको आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेना है और टेस्ट ट्यूब के अंदर लेने के बाद आपको चेक करना है अपने सैंपल को कि भाई कैसी इसकी स्मेल यहाँ पे आ रही है और इसको लिखना है आपको अपना सैंपल नंबर 1। ठीक है, ऐसे आपको लिखते चले जाना है। उसके बाद क्या करना है, यूज़ एन द एरिएटर फ्रॉम एन एक्वेरियम to bubble air through the sample in the glass jar, allow several hours of aerations, leave the aerator attached overnight। If you do not have an aerator, use a mechanical stirrer or a mixer, you have to stir it several times। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कुछ ये अमेजिंग बातें, मतलब कि आपको क्या करना है
कि भाई यहाँ पे जो आपका ये जार था ना, अब इसके अंदर जो बाकी सैंपल आपका बच गया था उसके अंदर आपको कुछ मतलब कि पाइप टाइप का यहाँ पे सिस्टम कर देना जिससे कि क्या हो पाए, इसके अंदर आपके बबल्स वगैरह बन पाए या फिर जो आपकी हवा है वो यहाँ से क्रॉस हो पाए। ठीक है, आपको कुछ इसको एरिएशन टाइप यहाँ पे बना देना है। अगर आपके पास ऐसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो आप इसको स्टीर भी कर सकते हैं। आपको बहुत बार मतलब इसको स्टीर करने की कोशिश करनी है। बेसिकली आपको यही कुछ काम यहाँ पे करना है कि भाई जो आपका ये जार था इसके अंदर आपको कुछ ऐसा सिस्टम कर देना जिसकी हेल्प से जो आपका लिक्विड था ना इसके अंदर से आपका जो हवा थी, एयर थी, वो क्रॉस हो पाए। और आपको बहुत टाइम अपने इसको लिक्विड को ऐसे चम्मच के साथ में मतलब घुमा भी देना है। मतलब चम्मच के साथ में मत घुमाना, आप इसको वैसे जो आपका जार है उसको हिला के घुमा देना। मतलब कि आपको पूरे लिक्विड के अंदर से यहाँ पे एयर को क्रॉस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो फाइनल बात है वो आप यहाँ पे समझ चुकी हैं। सो कहता है द नेक्स्ट डे व्हेन एरिएशन इज कंप्लीट पावर अनदर सैंपल इनटू अ सेकंड टेस्ट ट्यूब, लेबल इट एज आफ्टर एरिएशन सैंपल 2। और कह रहा है कि उसके बाद आप क्या करो, जो आपकी टेस्ट ट्यूब है इस सैंपल को लो और यहाँ पे लिख दो कि भाई ये जो है ना आपका सैंपल नंबर 2 है, किसके बाद, एरिएशन के बाद, यानी कि जो आपकी एयर थी उसको लिक्विड के अंदर से क्रॉस कराने के बाद। फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन, wet the paper with tap water and then insert the cone in a funnel. Mount the funnel on a spot as you have learnt in the class 6th. Place layers of the sand, fine gravel and the finally medium gravel in the funnel. Figure 18.2. An actual filtration place does not use filter paper but it is the sand filter is several meters deep। और यहाँ पे आप सभी को कुछ यही बातें बताता है कि भाई क्या करना है उसको आपके बाद। अब आपको बेसिकली क्या करना है कि भाई आपको कोई ऐसे एमपीटी लेना है, उसके ऊपर आपको क्या लगा देनी है, आपकी फनल लगा देनी है जो कि कुछ इस टाइप की आपकी रहती है। इसके अंदर आपको क्या रख देना है, आपका फिल्टर पेपर, उसको कैसे यहाँ पे कोन की शेप में बना के रख देना है। ठीक है, तो वो कुछ आपका इस टाइप का आपको दिखाई देगा और उसको आपको पहले गीला कर लेना है। किसकी हेल्प से, जो आपका टैप वाटर रहता है उसकी हेल्प से। और इसके अंदर आपको फिर डाल देनी है कुछ यहाँ पे मिट्टी। ओके, तो जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर भी बाकी यहाँ पे दिखा रखा है, आप इस चीज़ को जोर अच्छे से समझ में यहाँ पे आ पाएगा। ठीक है, तो अब आपको कहता है पोवर द रिमेनिंग एरिएटेड लिक्विड थ्रू द फिल्टर इनटू द बीकर, डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर। It is the filter liquid is not clear, filter is a few timers till you get a clear water। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपका फिर अब ये एरिएटेड पानी जो लिक्विड थी आपकी बच गई थी, इसको आपको फिल्टर के अंदर से पास कराना है अपने बीकर के अंदर। और आप एक काम करना कि जो आपकी लिक्विड थी ना यहाँ पे, उसको आप मतलब कि जो थोड़ी आपकी गंदे टाइप की लिक्विड थी या फिर थोड़ी गाढ़े टाइप की लिक्विड थी उसको आप यहाँ से पास मत होना। और कह रहा है कि यहाँ पे जो आपकी लिक्विड थी वो अपने आप यहाँ से फ़िल्टर होके चली जाएगी। आप देख लेना इस चीज़ को, जब क्लीन वाटर था वो आपको धीरे धीरे मिलना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। पावर अ सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू अ थर्ड टेस्ट ट्यूब, लेबल फिल्टर्ड सैंपल 3। और उसके बाद कहते हैं फिर जो भी सैंपल आपका बीकर के अंदर यहाँ पे चला जाता है उसको आप देखना और उसका नाम रखना यहाँ पे, वही हमारा फिल्टर सैंपल नंबर 3 है। Pour another small sample of the filtered water into a fourth test tube. Add a small piece of the chlorine tablet. Mix well until the water is clear. Label the test tube the chlorine sample 4। उसके बाद कहते हैं कि जो आपका ये बीकर के अंदर हमारा सैंपल मिला है इसको आप अगेन से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखना और उसके अंदर जो आपका क्लोरीन रहता है उसकी एक टैबलेट यहाँ पे डाल देना। वो टैबलेट डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिलाना जब तक कि जो आपका पानी का कलर है वो बहुत अच्छा नहीं हो जाता। और इसको आपको कहना है कि जो आपका ये क्या है, सैंपल नंबर यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। तो आगे कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये तो हमने स्टडी कर लिया। अब कहते हैं ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल इन ऑल द टेस्ट ट्यूब, डू नॉट टेस्ट जस्ट स्मेल देम। और यहाँ पे कहते हैं कि फिर जो भी आपके सैंपल थे आप उन सभी को ध्यान से देखो और समझो, लेकिन आपको कोई भी इनमें से टेस्ट करके नहीं देखना, उनको जस्ट आपको स्मेल करना है या फिर मैं बोलूँ सूंघना है। ठीक है, तो अब आपको उसके बाद कुछ आंसर देने की कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस के। अगर आपने इस एक्टिविटी को करके देख लिया तो आप इनके आंसर्स को ईजिली दे पाओगे। क्वेश्चंस क्या, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर एरिएशन, कि जो आपकी एरिएशन प्रोसेस हमने की थी उसके बाद आपकी लिक्विड के अंदर क्या कुछ चेंज वहाँ पे आया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड एरिएशन चेंज द ओडोर, अगर जो हमने हमारी हवा को पास किया हमारे पानी के अंदर से तो क्या जो उसकी स्मेल थी उसके अंदर कुछ चेंज यहाँ पे आया।
उसके बाद कहता है व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर, जो आपका सैंड फिल्टर हमने बनाया था उसके बाद क्या कुछ चेंज आया आपके पानी के अंदर और क्या उसने यहाँ पे रिमूव किया आपके पानी के अंदर से। डिड क्लोरीन रिमूव दी कलर, क्या जो आपका जो क्लोरीन था उसने आपके पानी का जो ये गंदा कलर हो गया था उसको रिमूव कर दिया। डिड क्लोरीन हैव एन ओडर, वॉज इट वर्स देन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर, और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपका क्लोरीन है उसकी कोई स्मेल आपकी यहाँ पे होती है क्या, वो इतनी ज़्यादा गंदी होती है कि जो आपका वेस्ट वाटर होता है उससे भी ज़्यादा गंदी। तो आप इन क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर देना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कहता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की। जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ पे कैसे चीज़ें आपकी वर्क करती हैं और कैसे आपकी प्रोसेस यहाँ पे काम करती है। तो कहता है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटेन द वेस्ट वाटर। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई इसके अंदर आपकी तीनों प्रोसेस वर्क करती हैं, आपकी फिजिकल भी, केमिकल भी, बायोलॉजिकल भी, क्योंकि हमें तीनों टाइप के आपके वेस्ट को यहाँ से रिमूव करना रहता है। आपके फिजिकल वेस्ट को भी रिमूव करना है, बायोलॉजिकल को भी रिमूव करना है और आपके यहाँ पे केमिकल वेस्ट को भी रिमूव करना है। तो कहता है वेस्ट वाटर इज पास थ्रू द बार स्क्रीन्स, लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक द रैग, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड। और यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारा पानी होता है उसको हम पास करते हैं आपकी बार स्क्रीन्स के अंदर से, जिससे कि जो आपके भाई ये स्टिक्स होती हैं, कैंस होती हैं, प्लास्टिक की कोई चीज़ें रहती हैं, नैपकिन्स रहती हैं, सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। तो कुछ इस टाइप की रहती हैं आपकी बार स्क्रीन और ऐसे जाता है आपका पानी, तो वो चीज़ें कहाँ रह जाती हैं, आपकी इसी स्क्रीन के ऊपर रह जाती हैं। और जब आपका साफ मतलब कि ये सारी चीज़ों से आपका जो अलग पानी होता है, अच्छा पानी रह जाता है, मतलब कि ये सारी चीज़ें निकलने के बाद में आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, तो वही पानी आपका आगे जाता है। अब कहते हैं वाटर देन गोज़ टू अ ग्रिट एंड अ सैंड रिमूवल टैंक, द स्पीड of the incoming waste water is decreased to allow sand, grit and the pebbles to settle down। उसके बाद बताता है कि जो आपका ये पानी और आगे चला जाता है, फिर एक ऐसे टैंक के अंदर जाता है जहाँ पे पानी की जो स्पीड होती है बहुत मंदी पड़ जाती है, जिसकी हेल्प से क्या हो पाती है, जो आपके पानी के अंदर मिट्टी होती है ना वो नीचे बैठ जाती है। आपको इस बात का तो पता होगा, जो अगर हम पानी को नहीं छेड़ते तो उसकी जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है, तो जो हमारा ऊपर का पानी रहता है वो साफ़ रहता है। तो ठीक है यार, आज के हम पार्ट के अंदर इतना ही रखेंगे, आज के पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कर देना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।